ओके बेटा, तो हम लोग आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं ओएसआई मॉडल। ओके बेटे, तो एक्चुअली व्हाट इज ओएसआई मॉडल एंड व्हाई वी यूज लर्न ओएसआई मॉडल, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। और बेटे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग, चाहे आप सीसीएनए का इंटरव्यू दो, चाहे आप सीसीएनपी का इंटरव्यू दो, और चाहे आप नेटवर्किंग का इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं ओएसआई मॉडल आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो ओएसआई मॉडल क्या है, वाई वी मस्ट यूज दिस एंड वाई ओएसआई मॉडल केम इन द मार्केट। ओएसआई मॉडल मार्केट में क्यों आया, क्या यूज है ओएसआई मॉडल का, क्यों यूज करते हैं हम ओएसआई मॉडल का, इन चीजों के बारे में हम समझते हैं। ओके बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएसआई मॉडल एंड व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट ओएसआई मॉडल। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या है। देखो बेटा, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इस मॉडल का नाम है। एक्चुअली इस मॉडल को डेवलप किया था किसने? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने डेवलप किया था? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है आईएसओ। क्या नाम है? आईएसओ। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आ रही बात समझ में? देखो बेटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है? स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। देखो बेटा, एक्चुअली ये जो मॉडल था वो 1984 में डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? 1984 में डेवलप किया गया था। देखो बेटा, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताना चाहता हूं कि ओएसआई जो मॉडल है ये एक रेफरेंस मॉडल है। देखो बेटे, हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं। कितने तरह के मॉडल होते हैं? दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है कौन सा? रेफरेंस मॉडल। और एक दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है आपका इंप्लीमेंटेड मॉडल। कौन कौन सा होता है बेटे? इंप्लीमेंटेड मॉडल। और दूसरा कौन सा होता है? रेफरेंस मॉडल। तो बेटा, जो ओएसआई मॉडल है ये कौन सा मॉडल है? ये रेफरेंस मॉडल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस मॉडल? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रेफरेंस मॉडल क्या है। देखो बेटा, रेफरेंस मॉडल मींस दैट मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ योर नेटवर्क इज रनिंग, how your data is traveling inside your network, what is the format of your data। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बेटे, रेफरेंस मॉडल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि आपके नेटवर्क के अंदर डाटा कैसे ट्रेवल करेगा। क्या बोला मैंने? रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब करता है कि आपके नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रेवल करेगा। ये इंप्लीमेंटेड मॉडल नहीं है। देखो यार, रेफरेंस मतलब जो उसके बारे में बताए, इंप्लीमेंटेड मतलब जो लागू किया गया हो। आ रही है बात समझ में? तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एक रेफरेंस मॉडल के बारे में बात कर रहे हो, जो ये बताएगा कि ये आपका जो मॉडल है ये बताएगा कि आपके नेटवर्क में आपका डाटा किस तरह से फ्लो होता है और डाटा का फॉर्मेट क्या होता है जब डाटा आपके नेटवर्क में फ्लो होता है। आ रही है बात समझ में? तो ये बात आपकी क्लियर है कि रेफरेंस मॉडल क्या होता है। इफ समवन इज आस्किंग यू, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस मॉडल एंड इंप्लीमेंटेड मॉडल, क्या पूछता है कि रेफरेंस मॉडल और इंप्लीमेंटेड मॉडल में डिफरेंस क्या है, तो व्हाट यू विल टेल? क्या बताओगे? यू विल टेल रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ योर डाटा इज ट्रेवलिंग इनसाइड योर नेटवर्क एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर डाटा, बट implemented model is implemented on your system and your system is working on that implemented model। आ रही है बात समझ में? रेफरेंस मॉडल बस ये बता सकता है कि आपके नेटवर्क में डाटा ट्रेवल कैसे कर रहा है, आपके डाटा का फॉर्मेट क्या है, बट इंप्लीमेंटेड मॉडल उस वर्क पे या उस मॉडल पे काम करता है। आई बात समझ में? दोनों के डिफरेंस को आप बता सकते हो। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इंप्लीमेंटेड मॉडल क्या है, तो जो मॉडल आप इंप्लीमेंट किए हो या जिस मॉडल पे आपका सिस्टम काम करता है। रेफरेंस मॉडल, जो मॉडल आपके नेटवर्क में डाटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, आपके नेटवर्क में डाटा का फॉर्मेट क्या है, वो क्या है? रेफरेंस मॉडल। आई बात समझ में? इतनी कभी भूलोगे नहीं इसको। ओके
दूसरी बात बेटा, इट इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है कि ये एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर 7 लेयर को क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, या 7 लेयर का क्या किया गया है, यूज किया गया है। मींस आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हो कि देयर आर 7 लेयर्स आर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर हैं बेटे, 7 लेयर है। यहां तक बात हुई क्लियर। उसके बाद बेटे अगर मैं बात करता हूं, ऑल लेयर हैज इट्स ओन स्पेसिफिक टास्क। देखो बेटा, हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, मतलब इंडिपेंडेंट लेयर होती है। हर लेयर जो होती है, हर लेयर का अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, या आप कह सकते हो हर लेयर का अपना एक इंडिविजुअल क्या होता है, वर्क होता है। यहां तक आई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक? बेटा पॉइंट नंबर 4, all layer works collaboratively to transmit the data from one network to another network across the globe। इसका मतलब समझो। देखो बेटा, हर लेयर का अपना एक सहयोग होता है, हर, या फिर आप कह सकते हो कि हर लेयर एक दूसरे लेयर के साथ वर्क करते हैं, जिससे आप किसी भी डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो प्लेस आपके नेटवर्क में कहीं पर भी हो, वो चाहे आपके लैन में हो चाहे आपके वैन में हो। देखो यार, लैन मतलब वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में है, वैन मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी हो। तो सारी की सारी लेयर आपस में सहयोग से उस डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी भी नेटवर्क पर ट्रांसमिट कर सकती हैं। आई बात इतनी समझ में? कोई डाउट यहां तक है बेटे? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई वी यूज ओएसआई मॉडल, क्या पूछता है, वाई वी यूज ओएसआई मॉडल। चलो बेटे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ओएसआई मॉडल का यूज हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि ओएसआई मॉडल का यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखो बेटा, ओएसआई मॉडल का यूज करने का जो अपना एक पहला रीजन है, क्या है, वो ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। चलो पहली बात, देखो बेटा, ओएसआई मॉडल आने से पहले, बिफोर ओएसआई मॉडल केम इन द मार्केट, ओएसआई मॉडल के मार्केट में आने से पहले, इफ यू वांट टू यूज मल्टीपल वेंडर सिस्टम इन योर सिस्टम या इन योर नेटवर्क, ओएसआई मॉडल के मार्केट में आने से पहले अगर आप डिफरेंट वेंडर के सिस्टम को या डिफरेंट वेंडर के कंप्यूटर को आप अपने नेटवर्क में यूज करना चाहते थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, इस बात को हम समझते हैं। देखो बेटे, जब ओएसआई मॉडल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, व्हेन ओएसआई मॉडल वाज नॉट इंप्लीमेंटेड इन द मार्केट या वाज नॉट इन द मार्केट, जब मार्केट में नहीं था, तो जितने वेंडर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग अपनी डिवाइसेस को क्या करते थे, मेंटेन करते थे, अपने डिवाइसेस को अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, क्रिएट करते थे। और हर डिवाइसेस का कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं था कि आपको इसी स्टैंडर्ड को क्या करना है, लागू करना है। सपोज दैट मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क में मैंने आईबीएम के कंप्यूटर लगाए। किसके कंप्यूटर लगाए, आईबीएम के कंप्यूटर लगाए। अब जो आईबीएम का कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसेस है नेटवर्क का, वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। क्या होता था बेटे, डिफरेंट होता था। अब अगर आप चाहते थे कि उस नेटवर्क के अंदर मैं डेल के सिस्टम का यूज करूं, किसका यूज करूं, डेल के सिस्टम का यूज करूं, तो डेल के जो सिस्टम होते थे उनकी जो वर्किंग होती थी वो क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। और आईबीएम की वर्किंग क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। तो वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं थे। क्या नहीं थे, एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं थे। मतलब उसका जो वर्किंग प्रोसेस था वो क्या था, डिफरेंट था। उसका वर्किंग प्रोसेस क्या था, डिफरेंट था। मतलब कि जो आपका आईबीएम के सिस्टम थे उनका वर्किंग प्रोसेस क्या था, डिफरेंट था। डेल के जो कंप्यूटर्स थे उनका वर्किंग प्रोसेस क्या था, डिफरेंट था। तो ये दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे से कंपेटिबल नहीं थे। मींस ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि ओएसआई मॉडल आने से पहले वी वर नॉट एबल टू यूज डिफरेंट विंडोज कंप्यूटर इन अवर नेटवर्क। हम एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट विंडोज के कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते थे। आई बात इतनी समझ में। दूसरी बात,
तो इसने क्या किया, जब OSI मॉडल मार्केट में लॉन्च किया तो इसने कहा कि ऑल वेंडर मस्ट हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड रूल। क्या बोला कि जितने भी वेंडर हैं सारे के सारे वेंडर को इस स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप अपनी किसी भी डिवाइस को क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप अपनी कोई भी डिवाइस मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो आपको इस स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात, ये तो मान के चलो कि पहली बात जो थी वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि डिफरेंट वेंडर आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हाउ योर डाटा इज ट्रेवलिंग इनसाइड योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क में जो डाटा ट्रेवल हो रहा है वो कौन से फॉर्म में हो रहा है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर डाटा, आपके डाटा का फॉर्मेट क्या है, हाउ डाटा इज ट्रेवलिंग इन द नेटवर्क, नेटवर्क में डाटा फ्लो कैसे हो रहा है, इस चीज का किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था। आ रही है बात समझ में? या बिफोर OSI मॉडल। तो OSI मॉडल आने के पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी बेटे, कि डिफरेंट वेंडर cannot communicate with each other, and the second point is that how your data is traveling inside your network। इतनी बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है? तो बेटा ये जो दो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपका जो मार्केट में मॉडल लॉन्च हुआ उस मॉडल को क्या कहेंगे हम, OSI मॉडल। तो OSI मॉडल का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? क्लियर है? ओके तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? OSI मॉडल क्या है, क्यों लॉन्च हुआ, क्या काम है इसका? तो OSI मॉडल का काम क्या था? पहला काम कि सभी वेंडर्स को एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। दूसरा कि हाउ योर डाटा इज ट्रेवलिंग इनसाइड योर नेटवर्क। यहां तक क्लियर है बेटे? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ओके तो ये मैंने आपको बताया कि OSI मॉडल जो है वो एक कॉम्बिनेशन है 7 लेयर का। कितनी लेयर का कॉम्बिनेशन है? 7 लेयर का। देयर आर 7 लेयर आर इन OSI मॉडल एंड ईच लेयर हैज इट्स स्पेसिफिक टास्क। हर लेयर का क्या है बेटे? अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेफरेंस मॉडल क्या होता है, बता लोगे। OSI मॉडल मार्केट में क्यों लॉन्च हुआ, बता लोगे। यहां तक क्लियर है बेटे? ओके अब यहां से हम बात करते हैं बेटे OSI मॉडल की जो 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल की जो 7 लेयर होती हैं, तो बेटे देखो मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर कौन सी होती है, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, मैं क्लियर करूंगा इस चीज को। लेकिन पहले यहां पे एक चीज तो क्लियर करो कि यहां पे जो 7 लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। देखो बेटे यहां पे हमारे पास कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। अगर मैं बात करता हूं कि वो 7 लेयर कौन कौन सी हैं, तो आपको याद होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आ रही है बात समझ में बेटे? तो ये हमारे पास 7 लेयर होती हैं किसमें? OSI मॉडल में। देखो बेटे जो अपर 3 लेयर होती हैं, कौन सी? अपर 3 लेयर। जैसे अपर 3 लेयर की मैं बात करूं तो बेटा मेरी कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। देखो बेटा ये तीनों लेयर जो होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। यार इसे सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहते हैं, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो बेटा ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर आपके सिस्टम पर ही काम करती हैं। सिस्टम पर काम करने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों लेयर आपके सिस्टम पर काम करने का मतलब कि आपका कोई भी डाटा इन तीनों लेयर पर बाहर ट्रांसमिट नहीं होता। आ रही है बात समझ में? ये तीनों लेयर आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब आपका डाटा जो है अभी कहां पर है? आपके सिस्टम पर ही है, आउटसाइड आपके सिस्टम वो नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं आपको? ये लेयर हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। आ रही है बात समझ में?
सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि आपका डाटा आपके सिस्टम को जब छोड़ के आपके दूसरे हार्डवेयर पर जाएगा तो वो आपके सिस्टम से बाहर गया, अभी तो डाटा आपके कहां पर होगा? सिस्टम पर ही होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। क्या बोलते हैं बेटे? सॉफ्टवेयर लेयर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो इसको भी अपन छोड़ते हैं, यहां पर आते हैं। ये 3 लेयर जो हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, बेटा इसे बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर लेयर। बेटा इसको हार्डवेयर लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सारे स्पेसिफिक टास्क के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर हार्डवेयर होता है। जैसे नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे आपका स्विच काम करता है, फिजिकल लेयर पे आपका हब काम करता है, आपके ट्रांसमिशन मीडिया काम करते हैं, आपके कनेक्टर्स काम करते हैं। ये मल्टीपल चीजें आपके कहाँ पे काम करती हैं? फिजिकल लेयर पे। तो ये जो आपका लेयर है, कौन सा लेयर हो गया बेटे? हार्डवेयर लेयर। ये कौन सा हो गया? सॉफ्टवेयर लेयर। देखो बेटा, सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर, इन दोनों के बीच में जो एक लेयर आ रही है वो कौन सी आ रही है? ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस लेयर इज नोन एज हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे जो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है वो कौन करवाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। आ रही है बात समझ बेटे? तो हमारे पास जो 7 लेयर है उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। किसमें? सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर एंड हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। क्यों बोला गया है? बात समझ में आई? अगर आपसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहते हैं, इसे सॉफ्टवेयर लेयर क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटे? बिकॉज ऑफ दैट कि इन दिस टाइम माई एनी डाटा इज नॉट गोइंग आउटसाइड माई सिस्टम। मेरे सिस्टम को कोई भी डाटे से, मेरा कोई भी डाटा मेरे सिस्टम से बाहर नहीं गया है। आ रही है बात समझ में? हार्डवेयर लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लेयर के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस का यूज हम करते हैं, जैसे नेटवर्क लेयर के लिए, डेटा लिंक लेयर के लिए और फिजिकल लेयर के लिए। और जो आपका हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। क्यों होता है बेटे? क्योंकि यहाँ ये जो लेयर है ये आपके सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है। आ रही है बात समझने बेटा? इतना क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद बेटे हम लोग बात करते हैं हाउ टू डिसाइड विच लेयर इज द फर्स्ट लेयर। ओके बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग है। देखो यार, बहुत से लोग कहते हैं कि फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है, बहुत से लोग कहते हैं फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर है, बहुत से लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक कि वी आर जस्ट गोइंग टू कैटेगराइज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या कहते हैं? बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। जो पहली लेयर नीचे की होगी वो फिजिकल लेयर होगी और जो सबसे लास्ट ऊपर की लेयर होगी वो क्या होगी? हमारी एप्लीकेशन लेयर होगी, मतलब 7th लेयर होगी। लेकिन देखो बेटे, हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम इन चीज़ों को जान सकते हैं कि हमारी फर्स्ट लेयर कौन सी होगी। देखो बेटा, मैं तुमसे अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो पहली लेयर आपके लिए कौन सी होगी? जिस लेयर से आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करोगे, जिस लेयर से आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो? इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरेक्ट करने का मतलब कि जिसका यूज कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? जिस लेयर से फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जिस लेयर का फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, वो लेयर हमारी क्या होगी? फर्स्ट लेयर होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटे? चलो, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भैया एक काम करो, ये मुझे बताओ कि आपकी कौन सी लेयर फर्स्ट लेयर है, तो यहां पर आप मुझे बताओ कि सपोज दैट आपका ये कौन है? सेंडर है। ये कौन है? रिसीवर है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये कौन है? सेंडर है। ये कौन है? रिसीवर है। दोनों में बात समझ में आ रही है बेटे? अब मुझे एक बात ये बताओ, इस सेंडर को एक मेल भेजना है। क्या भेजना है? इस सेंडर को क्या भेजना है? एक मेल भेजना है। अब ये बताओ, जब इस सेंडर को एक मेल भेजना होगा किसके पास? इसके पास, रिसीवर के पास। तो ये सेंडर क्या करेगा? सबसे पहले ये जीमेल को ओपन करेगा। किसको ओपन करेगा? जीमेल को ओपन करेगा। और जो जीमेल है
वो क्या है आपकी, एक एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो ये सेंडर है सबसे पहले कौन सी लेयर को एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर को। तो व्हेन यू आर सेंडर देन फर्स्ट टाइम यू आर इंटरेक्टिंग विथ एन एप्लीकेशन। आ रही है बात समझ बेटा। तो ये आपका जो सेंडर है वो फर्स्ट टाइम किससे इंटरेक्ट हो रहा है, एक एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो रहा है। और वो एप्लीकेशन कौन से लेयर पे काम कर रही है, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। दैट्स वाई व्हेन यू आर सिटिंग एट द सेंडर पॉइंट, आप कौन से पॉइंट पे बैठे हो, सेंडर पॉइंट पे बैठे हो, तो दैट टाइम यू आर वर्किंग विथ एप्लीकेशन लेयर। दैट्स वाई दिस इज माई फर्स्ट लेयर, कह सकते हो। आ रही है बात समझे बेटे। एंड व्हेन यू आर सेंडिंग एनी डाटा फ्रॉम सेंडर पॉइंट, अगर आप सेंडर पॉइंट से कोई भी डाटा क्या कर रहे हो बेटा, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो जो रिसीवर है ये डाटा रिसीवर के कौन से पॉइंट पे मिलेगा, फिजिकल लेयर पे मिलेगा ना बेटे। आप चाहे वायर्ड नेटवर्क का यूज करो, चाहे आप वायरलेस नेटवर्क का यूज करो, दोनों कंडीशन में जब भी डाटा आपको रिसीव होगा, दोनों कंडीशन में जब भी डाटा आपको रिसीव होगा तो आपके फिजिकल लेयर पे ही रिसीव होगा। कहां रिसीव होगा बेटे, फिजिकल लेयर पे ही रिसीव होगा। अब ये डाटा इस फिजिकल लेयर से होते हुए कहां पहुंचेगा, आ रही है बात समझे बेटे। तो जब आप सेंडर हो, इन दैट टाइम यू आर यूजिंग एप्लीकेशन लेयर, व्हेन यू आर receiver that time you are getting the first place where, physical layer, where, physical layer. So that's why we can say when we are sender, in that time we are interacting the first layer that is known as application layer, and when we are receiver that time we are interacting with the first layer that is known as physical layer. आ रही है बात समझ बेटे, बताऊंगा भी बताऊंगा। तो दिस मीन्स दैट व्हाट, कि जब आपका जो यूजर है वो सेंडर पॉइंट पे बैठा है तो उसके लिए जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, और जो यूजर रिसीवर साइड पे बैठा है तो उसकी फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर। आई इतनी बात समझ में। बट इन मेनी बुक्स यू विल गेट, कई बुक्स में आप पढ़ोगे कि वी आर काउंटिंग द लेयर फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप। आप कई बुकों में पढ़ोगे कि हम जो लेयर्स को काउंट करते हैं वो कहां से करते हैं, बॉटम टू टॉप करते हैं। यहां तक आई बात समझ बेटे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि विच लेयर इज फर्स्ट लेयर, देन यू आर जस्ट गोइंग टू से कि माई फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर। बट अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, क्या पूछता है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर एंड रिसीवर विच लेयर इज माई फर्स्ट लेयर। अगर आपसे कोई पूछता है भैया सेंडर और रिसीवर के अकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर वी आर इंटरेक्टिंग द फर्स्ट लेयर दैट इज नोन एज एप्लीकेशन लेयर, दैट्स व्हाई एप्लीकेशन लेयर इज माई फर्स्ट लेयर। And if I am receiver, that time I am getting my data at my physical layer, that's why physical layer is my first layer. आ रही है बात समझे बेटे, क्लियर है यहां तक, ओके। तो अब आपको ये क्लियर है कि यार मेरी फर्स्ट लेयर कौन सी है और मेरा फर्स्ट लेयर का जो सिस्टम है वो क्या है। यहां तक बात समझ में आई बेटा, कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेटे बिल्कुल, अभी दूंगा, सब दूंगा अभी। यहां तक क्लियर है बेटे, ओके। आफ्टर डेट हम लोग अब पहुंचते हैं हर लेयर के वर्क पर, कि हर लेयर का क्या काम होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको सारी चीजों को एकदम क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनो, आ रही बात समझ में, मेरी बातों को सुनो। जो मैं बोल रहा हूं ये तो ना आपको किसी बुक में मिलेगा, जितना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा न तो किसी बुक में मिलेगा, न तो आपको इंटरनेट पे मिलेगा, न तो आपको किसी यूट्यूब पे मिलेगा। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनो, जितना मैं बता रहा हूं। कंसल्ट करता हूं मैं कि दुनिया का कोई सा भी इंटरव्यू ओएसआई मॉडल पर होगा तो कभी भी आप फेल नहीं होगे, सिर्फ इसको सुनो। आ रही है बात समझ में इतनी, ओके। देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशन लेयर की। किसकी बात करता हूं,
एप्लीकेशन लेयर की। तो देखो बेटे, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन लेयर के बारे में अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। देखो यार, अगर मुझे कोई भी मेल भेजना है, क्या भेजना है, मेल भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट होऊंगा। किससे इंटरेक्ट होऊंगा, जीमेल से। जीमेल क्या है, मेरी एप्लीकेशन है, कहां पर वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। आ रही है बात समझ में। अगर मुझे कोई वेब सर्फिंग करनी है तो मैं किससे इंटरेक्ट होऊंगा, एचटीटीपी से या एचटीटीपीएस से। आ रही है बात समझ में। अगर मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो मैं कौन सी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होऊंगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। अगर मुझे कोई वर्चुअल टर्मिनल, मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मुझे किसी भी डिवाइस को वर्चुअली एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, वर्चुअली एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन में मेरे पास एक प्रोटोकॉल होता है, कौन सा, टेलनेट। मैं उससे इंटरेक्ट होऊंगा। आ रही बात समझ में। तो ये सारे जो हैं ये वर्क कहां पर कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर के लिए। और एप्लीकेशन लेयर के लिए वर्क कर रहे हैं तो कौन से लेयर के लिए प्रोटोकॉल हो गए, ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हो गए। बात आ रही है समझ में। सबसे पहले बात समझो कि व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर। क्या बोला मैंने, व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर। तो देखो बेटे, यहां पे मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा यहां पे लिखा हुआ है कि application layer means what, this layer is responsible for providing an interface to the user to interact with the application। एक्चुअली बेटे क्या होता है कि ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होती है, या ये लेयर आपसे, आपके लिए काम करती है। कौन सा काम करती है, एक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए या एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होने के लिए। क्या करती है, ये एक एप्लीकेशन को एक्सेस करती है, इंटरेक्ट करती है, किसके लिए, यूजर के लिए। जब भी यूजर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना चाहता है, अगर यूजर को क्या करना है बेटे, वेब सर्फिंग करनी है, क्या करनी है, वेब सर्फिंग करनी है, तो ये एप्लीकेशन लेयर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रोटोकॉल जो आपके बैकग्राउंड में चलेगा, कौन सा, एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। आ रही बात समझ में। अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, उस कंडीशन में ये एप्लीकेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रोटोकॉल एफटीपी। अगर आपको कोई भी मेल भेजना है तो उस कंडीशन में आपको ये लेयर क्या प्रोवाइड करेगी, एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, जिसके बैकग्राउंड में आपका क्या चलेगा, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको किसी भी डिवाइस को वर्चुअली एक्सेस करना है तो उस कंडीशन में आपके बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल चलेगा, कौन सा चलेगा, टेलनेट। आ रही बात समझ में। बहुत टेंशन मत लेना, इन फ्यूचर जो मैं चीजों को पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि टेलनेट का क्या काम होता है, किस तरह से हम किसी डिवाइसेस को टेलनेट करते हैं, क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच अबाउट टेलनेट। ओके, बट फॉर दिस इंस्टेंस, इस टाइम के लिए आप इस चीज को समझो कि एप्लीकेशन लेयर एक यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर उस एप्लीकेशन को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। जब आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन करते हो, तो उस ब्राउजर को जब ओपन करते हो ना, तो उस ब्राउजर को ओपन करने के लिए आपके बैकग्राउंड में आपको जो इंटरफेस सपोर्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। और उस एप्लीकेशन लेयर उस टाइम पे कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का। आ रही है बात समझ में। जब भी आप किसी भी फाइल को अपलोड करोगे या डाउनलोड करोगे, जब भी आप किसी भी फाइल को अपलोड करना चाहते हो या फिर डाउनलोड करना चाहते हो, उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन लेयर आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, और उस इंटरफेस के बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल रन होगा वो कौन सा होगा, एफटीपी। कौन सा होगा, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आ रही है बात समझ में। इसी तरह से जब आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो उस वक्त आपका जो प्रोटोकॉल काम करता है वो कौन सा करता है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप किसी के सिस्टम को वर्चुअली एक्सेस करना चाहते हो, मतलब राउटर्स को या स्विच को वर्चुअली एक्सेस करना चाहते हो, उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल रन करता है वो कौन सा करता है बेटे, टेलनेट। आ रही बात समझ में। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द यूजर। किसके लिए, टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन का यूज करने के लिए हम अगर जिस लेयर का यूज करते हैं वो लेयर कौन सी होती है बेटे, एप्लीकेशन लेयर।
एप्लीकेशन। आ रही है बात समझ में यहाँ तक बेटे? कोई डाउट जी है सर। यहाँ तक? तो नो बेटे सर। यहाँ पर हमारा कोई भी एप्लीकेशन हम वेब सर्फिंग के लिए यूज़ करें या फिर फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करें, फॉर ईमेल के लिए यूज़ करें, फॉर वर्चुअल टर्मिनल के यूज़ करें, तो ये सारी एप्लीकेशंस मुझे कौन एक्सेस करवाएगा? एप्लीकेशन लेयर। आई यहाँ तक बात समझ में बेटे? क्लियर है जी। यहाँ तक? जी चलिए, सर। ओके बेटे। अब हम लोग बात करते हैं बेटे किसकी? अब हम लोग बात करते हैं बेटे अभी हम लोग बात करते हैं बेटे किसके बारे में? प्रेजेंटेशन लेयर। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर। देखो बेटा, प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। देखो बेटे, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर का काम क्या होता है? ये लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जो भी एप्लीकेशन लेयर से मुझे मिलती है। आ रही है बात समझ में? जो भी एप्लीकेशन लेयर से डाटा मुझे मिल रहा है उस डाटा को क्या करना होता है? प्रेजेंट करना होता है। किसका काम होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का। आ रही है बात समझ में? देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे के सारे पॉइंट्स को बेटे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। देखो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप ह्यूमन बीइंग हैं। क्या हैं? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं? अल्फाबेट और न्यूमेरिक को। आ रही है बात समझ में? आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 ABCD कखा गागा, यही लिखोगे। लेकिन आपका कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। ये कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। आ रही है बात समझ में? आप जिस लैंग्वेज को समझते हो वो होती है अल्फाबेट और न्यूमेरिक, बट कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझेगा? मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज में आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज है? BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेट एप्लीकेशन कोड फॉर डेसिमल। उसके बाद कौन सी है? बाइनरी। कौन सी है बेटे? बाइनरी। तो आप जिस लैंग्वेज को समझते हो वो तो कौन सी है? अल्फाबेट और न्यूमेरिक। लेकिन सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी है? ASCII, BCDI और बाइनरी। अब आप मुझे यह बताओ कि अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आप क्या लिखोगे? हाय, हाउ आर यू, दिस इज दिस, यही लिखोगे। आपकी लैंग्वेज क्या होगी? अल्फाबेट होगी। लेकिन उस अल्फाबेट लैंग्वेज को सिस्टम समझ पाएगा? जिस लैंग्वेज को आप लिख रहे हो, क्या उस लैंग्वेज को सिस्टम समझ पाएगा? नो सर। या फिर सिस्टम की लैंग्वेज, अगर सिस्टम अपनी लैंग्वेज को आपको आउटपुट में देगा तो क्या आप उसको समझ पाओगे? आ रही बात समझ में? तो नाइदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और मशीन इज नॉट एबल टू एक्सेस योर अल्फाबेट लैंग्वेज और न्यूमेरिक लैंग्वेज। आ रही है बात यहां तक सोने बेटे? तो ना तो मशीन आपकी लैंग्वेज समझ पा रही है, ना आप मशीन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो। इन दैट कंडीशन वी मस्ट हैव अ ट्रांसलेटर। कौन चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए। हु विल कन्वर्ट योर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड विल कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू आवर लैंग्वेज। आ रही बात सोने बेटे? अब ये क्या करेगा? आपके पास एक कोई ऐसा ट्रांसलेटर होना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे या फिर मशीन लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। आ रही बात समझ में? तो बेटे, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पहला टास्क होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेशन का। किसका होता है? ट्रांसलेशन का। इट विल ट्रांसलेट योर इंफॉर्मेशन इनटू मशीन लैंग्वेज। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। जब भी आपको कोई भी टास्क करना है, कोई भी मेल भेजना है, कोई भी फाइल अपलोड करनी है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। लेकिन सिस्टम को क्या पता कि आपने क्या लिखा है? तो सिस्टम क्या करेगा बेटे? उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहां तक बात समझ में आई? तो द फर्स्ट टास्क ऑफ दिस लेयर इज व्हाट? डाटा ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटे? अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या कि डाटा ट्रांसलेशन क्या होता है? तुमको लोग को प्रॉब्लम है बेटे? कोई क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे डाटा ट्रांसलेशन क्या होता है? जी सर। जी सर। ओके बेटे। आफ्टर डाटा ट्रांसलेशन दूसरा टास्क होता है इंक्रिप्शन। क्या होता है बेटे?
इंक्रिप्शन। यार इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो यार, इंक्रिप्शन का मतलब डाटा इंटीग्रिटी। अब अरे यार, इंक्रिप्शन भी इंग्लिश में हो गया, डाटा इंटीग्रिटी भी इंग्लिश में हो गई, हिंदी बताइए ना यार। चल बता देता हूं, देख भाई। अगर मैं किसी भी डाटा को आपके पास सेंड करता हूं तो मुझे वहां पे एक सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? भैया आप अपने पास से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी दूसरे को भेजते हो, किससे भेजो? कोरियर से। किससे भेजोगे? कोरियर से। तो जब कोरियर आप जब करते हो ना, तो जो आप कोरियर में क्या करोगे? एक लिफाफा सेंड करोगे। कभी उस लिफाफे का मुंह खोल के भेजा है क्या कि ऐसे दे दिया वो भेज देंगे? आप क्या करते हो? उस लिफाफे का मुंह चिपकाते हो और वहां पे एक सीलिंग लगा देते हो। क्या लगा देते हो? सीलिंग। कि अगर इसको कोई ओपन करेगा तो ये सील क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी और सामने वाला ये जान जाएगा कि ये क्या किया गया है, इसको खोला गया है। इसे बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? डाटा इंटीग्रिटी। मतलब डाटा की सिक्योरिटी कि इस डाटा को रास्ते में किसी ने ओपन तो नहीं किया है। आ रही है बात समझ में बेटे? तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि हमको एक सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा डाटा जब हमारे नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है तो ये यहां से वहां तक पहुंचा, तो जो यहां से भेजा गया वही वहां पे पहुंचा है। ऐसा तो नहीं रास्ते में किसी ने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की हो। इसे क्या बोलते हैं? डाटा इंटीग्रिटी। यहां तक बात समझ में आई बेटे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? डी इंक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? डी इंक्रिप्शन। देखो बेटे, एक बात समझ लो। अब सपोज करो कि हमारे पास एक लेयर इधर है, 7 लेयर इधर है, ठीक है? जहां कौन कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सातों लेयर हमारी इधर पे होगी। इधर भी हमारे 7 लेयर होगी। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सातों लेयर इधर पे होगी। अब जब डाटा इधर से जाएगा, इस मशीन को मिलेगा, यहां से डाटा प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने क्या किया है? इसको इंक्रिप्ट किया है। तो अब जब इस लेयर पे पहुंचेगा बेटा, तो ये लेयर इस डाटा को क्या करेगी? डी इंक्रिप्ट करेगी। क्या करेगी? डी इंक्रिप्ट। मतलब कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना। आ रही है बात समझ में? इंक्रिप्ट करना मतलब उसके फॉर्मेट को चेंज कर देना। देखो यार, थोड़ा सा और समझो इंक्रिप्शन का मतलब। सपोज दैट मैं यहां से कोई डाटा भेजता हूं, हाय हाउ आर यू। क्या भेजा? हाय हाउ आर यू। अब ये डाटा जब आप यहां से फॉरवर्ड करोगे तो ये डाटा आपका जब नेटवर्क में ट्रेवल होगा तो ये डाटा ऐसे नहीं जाएगा। ये नेटवर्क में कुछ ऐसा जाएगा, 012 अंडर स्कोर या हैश अंडर स्कोर ZAF, कुछ ऐसे करके इस डाटा का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर्मेट। लेकिन ये डाटा जब आपके नेटवर्क में ट्रेवल करेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर किसी ने इस डाटा को कैप्चर भी कर लिया तो उसको ये समझ नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? इसे कहते हैं इंक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटे? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मींस व्हाट? इट विल चेंज योर डाटा फॉर्मेट। ये आपके डाटा के फॉर्मेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। आई यहां तक बात समझे बेटे? नहीं नहीं, कोई कैप्चर करता है तो, जब कोई कैप्चर करता है, मेरे पास बहुत से कैप्चरिंग टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैप्चरिंग टूल्स बहुत से होते हैं। मैं आपके नेटवर्क में जो भी डाटा फ्लो हो रहा है उसको मैं कैप्चर कर सकता हूं। तो कैप्चर तो कर लोगे, लेकिन समझ पाओगे इसको? तो आ रही बात समझ में यहां तक? तो डी इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब आपका ये डाटा इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा? इसको फिर से क्या बना लेगा? हाय हाउ आर यू, इसको डिकोड कर लेगा। आ रही बात समझ में बेटे इतनी? तो इसे क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन। जब आपका डाटा इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं? डी इंक्रिप्शन। जब ये डाटा इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ बेटे? उसके बाद आती है बात डाटा कंप्रेशन की। किसकी बात आती है? डाटा कंप्रेशन की। देखो यार, डाटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि आपके पास एक 100 MB की फाइल है। कितने MB की फाइल है?
और आपको उस फाइल को किसी दूसरे के पास क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा टूल हो कि मैं आपके 100 MB की फाइल को 40 MB की फाइल में कन्वर्ट कर दूं, क्या कर दूं, 100 MB की फाइल को 40 MB की फाइल में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे ये बताओ, एक तरफ आप 40 MB की फाइल को भेजो और एक तरफ आप 100 MB की फाइल की भेजो, तो आपका कौन सा डाटा सबसे पहले वहां रिसीव होगा, 40 MB वाला। मतलब यहाँ पे आपके डाटा की जो ट्रांसमिटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब आपका डाटा क्या होगा, कंप्रेस होगा। आ रही है बात समझ में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डाटा कंप्रेशन का भी काम होता है। ये क्या करता है, आपके डाटा के ओरिजिनल साइज को कंप्रेस कर देता है। क्या करता है, डाटा के ओरिजिनल साइज को कंप्रेस कर देता है, जिससे आपके डाटा की जो ओरिजिनल साइज होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और वो बहुत आसानी से आपके नेटवर्क में क्या हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है। आ रही है बात समझ में। तो बेटे प्रेजेंटेशन लेयर के 5 बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। कौन कौन सा, डाटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है बेटे। ट्रांसलेशन मतलब इट विल कन्वर्ट ओवर अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक इनटू मशीन लैंग्वेज। और जब वो आपके इस लेयर से, मतलब फर्स्ट ये कौन सा सेंडर है, ये कौन है, रिसीवर है, तो जब सेंडर से रिसीवर को मिलेगा तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट फिर से कर लेगा। आ रही बात समझ में। दूसरा क्या काम है, इंक्रिप्शन का। क्यों करता है, डाटा इंटीग्रिटी के लिए करता है। आ रही बात समझ में। तीसरा काम क्या है बेटे, डी इंक्रिप्शन का। क्या करता है डी इंक्रिप्शन में बेटे, ये आपके डाटा के ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आता है। आ रही बात समझ बेटू। उसके बाद कंप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटे, कंप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने डाटा को अपने नेटवर्क में फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप अपने डाटा की साइज क्या कर दोगे, छोटी कर दोगे, जिससे आपका डाटा आपके नेटवर्क के अंदर इजीली क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जिसके आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी, फास्ट होगी। आगे बात समझे बेटू यहां तक, ओके। अब यहां से डाटा जब कंप्रेस होके जाएगा बेटा इस लेयर से, तो इधर क्या हो जाएगा, डीकंप्रेस होगा ना बेटू। आ रही बात समझे। तो यहां पे डाटा क्या हो जाएगा, कंप्रेस, इधर क्या हो जाएगा, डीकंप्रेस। यहां तक की बात क्लियर हो गई बेटे। तो आपको ये पता चला कि एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या क्या काम होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम को समझ में आया कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा टू द एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर का काम क्या होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एप्लीकेशन पे जो भी काम किया है प्रेजेंटेशन लेयर पे उसको शो करना। साथ ही साथ डाटा ट्रांसलेशन, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा डी इंक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन, डाटा डीकंप्रेशन। अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो बेटे, मैं ओएसआई मॉडल को खत्म करने के बाद मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इस पे लॉन्च करूंगा। समझ रहे हो बात को। मैं ओएसआई मॉडल के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक बात बेटे। चले आगे, ओके। अब बेटे यहां से अगर हम आगे की बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे की बात करते हैं तो बेटा इसके बाद हमारी कौन सी लेयर होगी, ये हमारी कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमने कौन सी पढ़ेंगे, सेशन लेयर। कौन सी लेयर पढ़ेंगे बेटे, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का टास्क क्या होता है, देखो बेटा ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। सेशन लेयर भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। क्या काम करती है ध्यान से समझना, और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ओके। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटे, सेशन लेयर की। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है सेशन लेयर, इसको मैं तुमको बहुत कायदे से समझाता हूं। सपोज करो बेटे कि तुमको अपने मोबाइल से किसी को कॉल करना है। अगर तुम किसी को कॉल करते हो तो जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपके बीच में उसके बीच में क्या बनता है, एक सेशन बनता है। अगर उसने आपके कॉल को रिसीव किया, अगर उसने आपके कॉल को रिसीव किया तो वहां पे एक सेशन मेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेशन मेंटेन हो जाएगा। और अगर उसने आपके कॉल को रिसीव नहीं किया तो सेशन आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सपोज दैट किसी ने आपके कॉल को क्या किया, रिसीव किया, तो उस टाइम पे आपके एंड से और जो आपका जिसके पास आपने कॉल किया है उसके बीच में क्या बन जाएगा, एक
सेशन बन जाएगा। जब आपके बीच में क्या बनेगा, एक सेशन बनेगा, तो आप क्या करोगे, अपना डाटा ट्रांसफर कर पाओगे, मतलब आपकी जो वॉइस होगी उसके तक क्या होगी, रिसीव होगी। आ रही है बात समझ में? अब बेटा जब ये सेशन बनेगा तो इस सेशन को क्या करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा ना, इसको देखना भी तो पड़ेगा कि ये सेशन हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये सेशन कब तक चलेगा, जब तक आप दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जैसे ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना स्टॉप हो जाएगा तो आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सेशन ब्रेक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसी तरह हमारे नेटवर्क के अंदर सेशन लेयर का काम क्या होता है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटे, क्रिएटिंग अ सेशन, मेंटेनिंग एंड टीयरिंग डाउन द सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसमिशन। सपोज दैट हमारा एक यहां पे डिवाइस है, ये डिवाइस किसी एक डिवाइस को क्या करना चाहता है, डाटा सेंड करना चाहता है। तो बेटे किसी भी डाटा को सेंड करने से पहले इसको यहां से यहां तक के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, एक सेशन बनाना पड़ेगा। अब ये सेशन बनाने के साथ साथ इस सेशन को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? और मेंटेन करने के बाद अब जब ये हमारा यहां से कोई भी टास्क, मैं यहां से कोई भी फाइल यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां पे फाइल ट्रांसफर होने के बाद इस सेशन को क्या करना है बेटे, ब्रेक भी तो करना है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे जो सेशन लेयर होता है वो क्या करता है, सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सेशन, मैनेजिंग अ सेशन एंड टेयरिंग डाउन अ सेशन। ये सेशन को क्रिएट करता है, सेशन को मैनेज करता है, साथ ही साथ सेशन को ब्रेक डाउन करता है, हमारे जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट होने के बाद। यहां तक आई बात समझे बेटे? तो सेशन लेयर का काम समझ में आ रहा है। सेशन लेयर क्या करता है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सेशन एंड मैनेजिंग द सेशन एंड टेयरिंग डाउन द सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। टास्क को कंप्लीट होने के बाद सेशन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे आप किसी को कॉल करते हो, तो जब आप किसी को कॉल करोगे ना, तो आपके बीच में उसके बीच में क्या बनेगा, एक सेशन बनेगा। और वो सेशन कब तक चलेगा, जब तक आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। जैसे ही आप कॉल को ब्रेक करोगे आपके दोनों के बीच के सेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है, सेशन लेयर। आ गई बात समझ में यहां तक? चलो देखो बेटा, सेशन लेयर के 4 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो वो टास्क होता है ऑथेंटिकेशन का। किसका होता है, ऑथेंटिकेशन का। दूसरा किसका होता है, ऑथराइजेशन का। तीसरा किसका होता है, सेशन को मैनेज करने का। और चौथा किसका होता है, डुप्लेक्स का। आ रही है बात समझ में? अब मैं इन चारों के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। चलो बेटे, तो अब हम लोग एक एक चीज के बारे में समझते हैं कि किसका क्या मतलब होता है, ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, और सेशन मैनेजमेंट का, और डुप्लेक्स मोड का। बात करें? ओके। तो बेटे सपोज करो कि आपका एक क्लाइंट है, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक क्लाइंट है, और इस क्लाइंट को एक सर्वर से कोई भी डाउनलोड करना है डाटा। क्या डाउनलोड करना है, डाटा। ये मेरा क्या है, एक सर्वर है। क्या है ये, एक सर्वर। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ये क्या है, सर्वर है। ये क्या है, क्लाइंट है। अब इस क्लाइंट ने क्या किया, यहां से यहां तक एक सेशन बना लिया। आ रही बात समझ में? अब आपका ये क्लाइंट इस सर्वर के साथ सेशन तो बना लिया, लेकिन क्या ये सर्वर इसको तुरंत परमिशन दे देगा किसी भी डाटा को डाउनलोड करने की? तो ये सर्वर क्या करेगा, इससे सबसे पहले क्या मांगेगा, अगर ये सर्वर किसी भी डाटा को डाउनलोड करना चाहता है और वो डाटा अब क्या करना है, मुझे किसी भी अकाउंट से पैसा ट्रांसमिट करवाना है। आप लोग आजकल पेटीएम चला रहे हो, यूपीआई चला रहे हो, मल्टीपल आपके पास सिस्टम है। तो आप क्या करोगे, आप क्या पेटीएम को ओपन करोगे, तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दोगे, तुरंत पैसा को एक्सेप्ट कर लोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपके पास कहीं ना कहीं क्या होगा कि यूजर आईडी होगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पासवर्ड होगा। हमारी बात समझ में? जब आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड दोगे तो आप क्या कर सकते हो, उसमें लॉगिन कर सकते हो। आ रही है बात समझ में?
जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोगे तो वो आपको क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ यू आर अ वैलिड यूजर। क्या कहेगा, यू आर अ वैलिड यूजर। लेकिन क्या वैलिड यूजर हो जाओगे तो क्या 10 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर लोगे क्या, है? वैलिड यूजर हो गए तो कुछ भी कर लोगे क्या? उसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अथराइजेशन होना चाहिए कि तुम कितना पैसा ट्रांसफर करने के अथराइज्ड हो। अब तुम्हारे अकाउंट में 10 रुपए है और तुम 1 करोड़ रुपए सेंड करोगे तो हो पाएगा क्या? उसके लिए वो क्या करेगा कि फॉर व्हाट वर्क यू हैव एक्सेस। सपोज करो कि तुमको एक फाइल डाउनलोड करनी, तुम एक फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन वो फाइल क्या की कौन से मोड में है? कोई भी फाइल हमारे पास रीड मोड में होती है, राइट मोड में होती है और डाउनलोड एक्सेस मोड में होती है। कौन से मोड में? रीड मोड में, राइट मोड में और डाउनलोड मोड में होती है। अब अगर कोई फाइल अगर रीड मोड में ही है और तुम उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हो जाएगी क्या? अगर कोई फाइल रीड मोड में है और उसको तुम उसमें जाके कुछ अब इंटरनेट का कोई भी डाटा है तुम एक्सेस करके उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम उसके लिए अथराइज्ड ही नहीं हो ना यार, तुम उसके लिए अथराइज्ड ही नहीं हो। ये अथराइजेशन कौन देगा? सर्वर देगा। कौन देगा? और यूजर के पास अथराइजेशन उसकी नहीं है तो क्या उसमें कुछ एडिट कर लेगा? या तुम्हारे अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है तुम ट्रांसफर कर लोगे? तो जो ये वर्क है या जो ये टास्क है किसका, ऑथेंटिकेशन का, या फिर जो ये टास्क है ऑथराइजेशन का, ये कौन करवाता है? सेशन लेयर। आ रही है बात समझ में? उसके बाद है सेशन मैनेजमेंट। क्या बात है? सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका सेशन जब आपके क्लाइंट से सर्वर के बीच में बनता है तो उस सेशन को क्या करता है? मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। मतलब उसको लगातार लुकआउट करता रहता है कि मेरा सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, सपोज दैट आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फाइल डाउनलोड कर रहे हो। जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो और आपका सेशन ब्रेक हो जाता है तो आपको एक एरर मैसेज आता है। आ रही बात समझ में? और फिर से डाउनलोडिंग करते हो तो वो डाउनलोडिंग कहाँ से शुरू होती है? वहीं से शुरू होती है जहाँ से वो सेशन क्या होता है? ब्रेक होता है। तो ये कौन करवाता है? सेशन लेयर करवाता है। कौन करवाता है? सेशन लेयर। उसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये 100 लोगों में 90 लोगों को नहीं पता है, डुप्लेक्स मोड। कौन सा मोड? डुप्लेक्स मोड। देखो बेटे, हमारा जो सिस्टम है वो कौन से मोड पे काम करेगा? सिंप्लेक्स मोड पे काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स पे काम करेगा कि फुल डुप्लेक्स में मोड पे काम करेगा? ये भी डिसाइड कौन करवाता है? सेशन लेयर। कौन करवाता है? सेशन लेयर। कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन से मोड पे काम करेगा? सिंप्लेक्स मोड पे काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा या फिर फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा। आ रही है बात? तो सेशन लेयर का जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। क्या? कि सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ सेशन, मैनेजिंग अ सेशन एंड टीयरिंग डाउन द सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। इसके 4 इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। कौन कौन सा होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, मैनेजिंग द सेशन एंड डुप्लेक्स मोड। आ गई बात समझ में इतनी बेटो? चलें आगे फिर। यस हाँ, ये लेयर नहीं काम करती। कौन सी डिवाइस डुप्लेक्स मोड पे काम कर रही है? अब तुम्हारा जो डिवाइस है, अब तुम्हारा स्विच है, फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा। हब है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा। टीवी है, सिंप्लेक्स मोड पे काम करेगी। तो ये कौन डिसाइड करवाता है? सिंप्लेक्स मोड। चलो वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको। यहां बात समझ में आई? चलो, उसके बाद हम लोग कहां पर आते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। और बेटे ये लेयर कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और मैं चाहूंगा कि इसको तुम लोग बहुत अच्छे से देखो। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करूं तो बेटे ये लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसको जान लो। आपके नेटवर्क में जो भी डाटा एक एंड से दूसरे एंड तक, आपके नेटवर्क में जो भी डाटा एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है वो कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मुझे एक सेपरेट क्लास देनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? एक सेपरेट क्लास मैं इस पे ही रखूंगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
टीसीपी और यूडीपी, जिसके बारे में इंटरव्यूअर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आ रही है बात समझ में? तो टीसीपी और यूडीपी पे मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर का अपना क्या स्पेशल टास्क है। चलूंगा आगे, बताऊंगा। देखो बेटे, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। इस लेयर का काम क्या होता है? एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। मतलब यार एंड टू एंड का मतलब पहले समझ लो। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है? अब मेरा एक डिवाइस ये है और दूसरा डिवाइस ये है। अब इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो डाटा ट्रांसफर होगा तो इसे क्या कहेंगे? एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। क्या बोलेंगे? एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। तो ये एंड टू एंड जो डाटा डिलीवरी होती है ये कौन करवाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन करवाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क बहुत से होते हैं, बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं इस लेयर को स्पेसिफिकली बनाऊंगा और स्पेशली इस लेयर पे तुमको मैं बहुत से टास्क बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेटे बहुत से टास्क होते हैं। कुछ टास्क के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहला जो टास्क होता है वो किसका होता है? सेगमेंटेशन का। किसका होता है? सेगमेंटेशन। अब यार ये सेगमेंटेशन क्या है? कुछ नहीं है यार, बस 2 मिनट सुनो, सब समझ में आ जाएगा। व्हेन वी आर ब्रेकिंग अ बिग डाटा इट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा, या कह सकते हो व्हेन वी आर ब्रेकिंग अ डाटा इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। यार देखो, छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सपोज दैट हमारे पास 100 MB की फाइल है। कितने MB की फाइल है? 100 MB की फाइल है। इस 100 MB की फाइल को मैं 4 फाइलों में ब्रेक कर लेता हूँ। कितने पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ? 4 पार्ट में। अब ये 4 पार्ट जो हमारे बनेंगे, ये कितने कितने के बनेंगे? ये 4 पार्ट जो मेरे बनेंगे, ये बनेंगे 25 MB के, ये बनेंगे 25 MB के, ये बनेंगे 25 MB के, और ये बनेंगे कितने MB के? 25 MB के। इसी को हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। आ रही है बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ यार, ये हमारा यूज़र है। ये कौन है? यूज़र है, जो 100 MB फाइल को क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। किसके पास? इनके पास। ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। अब इसको 100 MB की फाइल को क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। तो ये इस 100 MB की फाइल को क्या करेगा? सेगमेंट में ब्रेक कर देगा। जब ये फाइल सेगमेंट में ब्रेक हो जाएगी तो ये सेगमेंट में ही कहाँ पहुंचेगी? रिसीवर के पास रिसीवर के पहुंचेगी। पास जाएंगे। अब बेटा ये बताओ कि अब इस रिसीवर को सपोज करो कि पहले ये फाइल मिल गई, दूसरी बार ये फाइल मिली, तीसरी बार ये फाइल मिली, और चौथी बार ये फाइल मिली। अब ये फाइल, अब तो इसको तो सेगमेंट में मिल रही है ना इस यूजर को। अब इस यूजर को क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा ना। सीक्वेंस में करना पड़ेगा। अब इसके लिए इस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है और कौन सा चौथा है? आ रही है बात समझ में? इसको पता भी तो चलना चाहिए कि हमारा पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है और चौथा पार्ट कौन सा है। भाई रीअसेंबल भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये यूज करते हैं सीक्वेंस नंबर का। किसका यूज करते हैं? सीक्वेंस नंबर का। अब यहां पे ये क्या करेंगे? जो ये पहली फाइल होगी इसको सीक्वेंस नंबर 1 देंगे, दूसरी फाइल जो होगी उसको सीक्वेंस नंबर 2 देंगे, तीसरी फाइल को सीक्वेंस नंबर 3 दे दिया, चौथी फाइल को सीक्वेंस नंबर 4 दे दिया। आ रही है बात समझ में? अब सपोज दैट ये सीक्वेंस नंबर 1 पहले पहुंच गया इसके पास, सीक्वेंस नंबर कुछ नेटवर्क कंजेशन थी इसलिए सीक्वेंस नंबर 2 नहीं पहुंचा, गया ड्रॉप हो गया। कौन सा पहुंच गया? सीक्वेंस नंबर 3 पहुंच गया। फिर सीक्वेंस नंबर 2 पहुंचा, फिर सीक्वेंस नंबर 4 पहुंचा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप पहले सीक्वेंस नंबर 1 को यहाँ पे कर दोगे, फिर सीक्वेंस नंबर 3 को करोगे, फिर सीक्वेंस नंबर 2 को करोगे, फिर सीक्वेंस नंबर 1 को करोगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। आके पूरा डाटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, उल्टा फुल्टा हो जाएगा ना। तो इसलिए जब डाटा को रीअरेंज किया जाता है तो वहाँ पे किसको देखते हैं? सीक्वेंस नंबर को। तो ये क्या करेगा? सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 4 से क्या करेगा? डाटा को अरेंज करेगा। आ रही है बात समझ में इतनी? तो ये बेटे जो सबसे पहला काम करता है किसका करता है? सेगमेंटेशन का।
दूसरा काम क्या करेगा, सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग का मतलब समझ में आ गया बेटे? सीक्वेंसिंग का मतलब जो सेगमेंट करेगा तो उस सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर अटैच कर देगा कि ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है। उसके बाद मैं बेटे बात करता हूँ एरर डिटेक्शन की। किसकी बात करता हूँ? एरर डिटेक्शन की। देखो बेटे, अगर सपोज करो कि मेरा एक नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, दूसरा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ से कोई डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा है तो हो सकता है कि नेटवर्क में कुछ कंजेशन हो जाए जिससे मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाए, या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो जैसे मेरा नेटवर्क क्या, जिससे मेरा डाटा क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। तो जब यहाँ पर डाटा पहुँचता है तो उस डाटा की क्या होती है, चेकिंग होती है। किस चीज़ के लिए? एरर डिटेक्शन के लिए। आ रही है बात समझ में कि कोई एरर तो इस डाटा में नहीं है। एरर डिटेक्शन के बाद एक बात आती है एरर करेक्शन की। किसकी बात आती है? एरर करेक्शन की। तो एरर करेक्शन का काम क्या होता है, ये सब मैं तुमको पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा टीसीपी यूडीपी। इसके बारे में मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा टीसीपी और यूडीपी के बारे में, जिसमें मैं बहुत डीपली तुमको पढ़ाऊंगा कि टीसीपी और यूडीपी का काम कैसे होता है। उसमें मैं इन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आप समझो कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या क्या होता है, सेगमेंटेशन का, सीक्वेंसिंग का, एरर डिटेक्शन का, एरर करेक्शन का। फिर बात आ रही है किसकी? फ्लो कंट्रोल। अब यार ये क्या है, हर बार एक नई बात आ जा रही है। देखो भैया, फ्लो कंट्रोल का मतलब, सपोज करो, चलो मैं तुमको सपोज करवाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक यहाँ पे मशीन है। चलो मैं उसको तुमको क्लियर करता हूँ बेटा, टेंशन मत लो, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज करो यहाँ पे एक डिवाइस है, मेरे पास एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे मुझे डाटा क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। आ रही बात समझ में? इस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो है 100 Mbps। कितनी है? इस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो है 10 Mbps। कितनी है? अब ये बताओ, अगर ये कंप्यूटर 100 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करेगा तो क्या ये रिसीवर उस पूरे डाटा को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो इसकी रिसीविंग स्पीड है कितनी है, तो ये तो 90% डाटा को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा ना। वो तो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट किसका आता है, फ्लो कंट्रोल का। फ्लो कंट्रोल के माध्यम से ये देखते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, 100 Mbps, मेरी स्पीड कितनी है, 10 Mbps। तो हम लोगों के बीच में जो कंपेटिबल स्पीड है वो कितनी है, 10 Mbps। तो यहां से ये डिवाइस इसको कितनी स्पीड से डाटा को सेंड करेगा, 10 Mbps। आ रही बात समझ में फ्लो कंट्रोल का? फ्लो कंट्रोल के माध्यम से ये इस चीज को डिसाइड करते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कॉमन स्पीड है वो क्या है। उस कॉमन स्पीड के अकॉर्डिंग ही वो डाटा को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। आगे बात नहीं समझे बेटे? फ्लो कंट्रोल के बारे में क्लियर हो गया। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, विंडोइंग साइज, एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों चीजों को मैं आपको यूडीपी में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। जब मैं टीसीपी यूडीपी बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कि विंडोइंग साइज और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हमारा जो प्रोटोकॉल है टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यूडीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी कहता है कि मैं आपके डाटा डिलीवरी की गारंटी लेता हूं। क्या कहता है, मैं आपके डाटा की गारंटी लेता हूं कि आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। यूडीपी कहता है कि मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं लूंगा, मैं डाटा को सिर्फ रिसीव करूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा। टीसीपी प्रोटोकॉल स्लोअर होता है किससे, यूडीपी से। क्यों? क्योंकि टीसीपी क्या कहता है, मैं गारंटी लेता हूं, और यूडीपी क्या कहता है, मुझे कोई गारंटी वारंटी नहीं लेनी है। तो टीसीपी के पास एक मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए उसका जो स्पीड है वो क्या है, स्लोअर है। किससे, यूडीपी से। जहां पर मुझे स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। जहां पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा कोई पैकेट ड्रॉप भी हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं लाइव स्ट्रीमिंग की,
किसकी बात करता हूँ? लाइव स्ट्रीमिंग की। यार तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे यहाँ मूवी आ रही है, मैच आ रहा है, पिक्चर आ रही है, कई बार सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं तो वो मूवी वहाँ पे रुक जाती है। 1 से 2 मिनट के बाद फिर वो स्टार्ट होती है, लेकिन वो 2 मिनट का सीन आपका क्या होता है? कट जाता है। या आप मोबाइल पे बात करते रहते हो, कई बार नेटवर्क कंजेशन होता है, आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को सुनाई नहीं देता, तो क्या आपका वो डाटा फिर से रिट्रांसमिट होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि यहां पे आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो, यहां पे आप ब्रॉडकास्टिंग करवा रहे हो। जहां पे आप ब्रॉडकास्टिंग करवाते हो, जहां पे आप रियल टाइम पे काम करते हो, वहां पे आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। और जहां पे स्पीड चाहिए वहां पे कौन काम करेगा? यूडीपी काम करेगा। अब कोई फाइल तुम डाउनलोड कर रहे हो, अब उस फाइल के 100 MB की फाइल है, 2 MB डाउनलोड ना हो तो क्या तुम्हारा वो फाइल काम करेगा? यहां पे क्या चाहिए? मुझे डाटा की एक्यूरेसी चाहिए, पूरा डाटा चाहिए। जहां पर पूरा डाटा चाहिए वहां पर किसका यूज करूंगा? टीसीपी का यूज करूंगा। वैसे मैं इसके बारे में पूरा सेशन बनाऊंगा, सेशन पढ़ाऊंगा, जहां पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में काफी क्लियर करूंगा। तो ये विंडोइंग साइज में क्या होता है, एक्चुअली जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ना, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 पैकेट, मुझे आपको किसी यूजर को, किसी सेंडर को 10 पैकेट भेजना है, तो वो कहता है कि आप मुझे 10 पैकेट एक साथ में नहीं भेज सकते। मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने पैकेट भेजने के बाद वेट करना है दूसरा पैकेट भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि मेरे पास ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट को 1 2 3 4 पैकेट यहां से भेजना है। अब ये 4 पैकेट ये भेज सकता है एक साथ में, लेकिन ये क्या कहेगा? नहीं, ये चारों पैकेट मेरे पास एक साथ में मत भेजो, सबसे पहले मुझे ये 2 पैकेट भेजो। ये 2 पैकेट भेजने के बाद ये कहेगा कि ये 2 पैकेट मैं तब भेजूंगा जब आप मुझे यहां से एक एक्नॉलेजमेंट दोगे। क्या दोगे? एक एक्नॉलेजमेंट दोगे कि ये दोनों पैकेट हमारे पास पहुंच गए हैं। उसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? इन दोनों पैकेट को भेजूंगा। और ये डिसाइड कहां पर करते हैं? विंडोइंग साइज में। कहां करते हैं? विंडोइंग साइज में। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटे? कि ये क्या करते हैं कि जितनी विंडोइंग साइज होगी, सपोज दैट मेरी विंडोइंग साइज कितनी है? 2 की है, तो इसको हर 2 पैकेट को सेंड करने के बाद उसका क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट चाहिए। यहां पर एक काम और होता है, रीट्रांसमिशन। किसका होता है? रीट्रांसमिशन। ये रीट्रांसमिशन क्या होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जब मैं आपको टीसीपी और यूडीपी पढ़ाऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? एंड टू एंड डाटा डिलीवरी। इसका जो मेनली टास्क होता है वो क्या होता है? सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन मतलब समझ में आ रहा है? व्हेन यू आर ब्रेकिंग डाटा इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ डाटा, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंट होगा तो उसका क्या की जाएगी? सीक्वेंसिंग की जाएगी। अगर आप सीक्वेंस नहीं करोगे, सीक्वेंस नंबर नहीं दोगे, तो वो रीअसेंबल कैसे होगा? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? सीक्वेंसिंग करानी पड़ेगी। एरर डिटेक्शन का काम भी आपका यहाँ पर होगा कि हमारा जो डाटा है वो रियल फॉर्मेट में है कि नहीं है। एरर करेक्शन का मतलब कि आपका जो डाटा है वो क्या किया जाएगा? करेक्ट किया जाएगा। फ्लो कंट्रोल का मतलब कि हमारे दोनों साइड की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी स्पीड 100 Mbps हो, इसकी स्पीड 10 Mbps हो, तो डाटा आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। विंडोइंग साइज का मतलब समझ में आया कि कितने पैकेट ट्रांसमिट करने के बाद उसको क्या चाहिए? एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए। एक्नॉलेजमेंट का मतलब तो समझ ही गए क्या? एक्नॉलेजमेंट। आ रही बात यहां तक समझ में? चलो। सर जैसे विंडो में हम 4 पैकेट सेंड कर रहे हैं, अगर 2 पैकेट सेंड होने के बाद अगर हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सर उसके मतलब कि जो 2 पैकेट होंगे उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई होगी, वो फिर जाएंगे ना? हाँ, रीट्रांसमिट होगा। क्या होगा? रीट्रांसमिट। वो मैं तुमको टीसीपी यूडीपी में पढ़ाऊंगा, पर टेंशन मत लो। देखो बेटा, ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। देखो यार, नेटवर्क लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में पहले जान लो। चलो ठीक है, फिर अब मैं क्लास कल शुरू करूंगा और कल इसके बाद इसके आगे मैं चर्चा करूंगा। यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया? जी सर, जी सर। ओके सर। तो पीडीएफ भेज दिएगा आज का? पीडीएफ नहीं, ये वीडियो ही भेज दे रहा हूँ तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है ना? ठीक सर, ठीक। ओके बेटे, बाय। ओके सर। कल हम Thank लोग you, कहाँ sir. से शुरू करेंगे? नेटवर्क लेयर से। ठीक है, ओके। ओके।